हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री कक्षा 8 के लिए, जो विषय गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान है, जिसे हम ब्रिज कोर्स N-1 के नाम से भी जानते हैं, सत्र 2022-23 खंड व विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं खंड ब विषय विज्ञान अध्याय 12 पादप में जनन, जो कि लर्निंग आउटकम दिया हुआ है S709 S713। तो इसमें लर्निंग आउटकम्स में देखिए क्या दिया हुआ है। नामांकित चित्र फ्लो चार्ट बनाते हैं, जैसे मानव व पादप अंग तंत्र, विद्युत पथ, प्रयोगशाला व्यवस्थाएं, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र है। हम यहाँ पर लेकर आए हैं विज्ञान के लिए आपको। वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे अम्लीयता से निपटना, मिट्टी की जांच एवं उसका उपचार, संक्षारण को रोकने के विभिन्न उपाय, कायिक प्रवर्धन के द्वारा कृषि, 2 अथवा 2 से अधिक विद्युत सेलों का विभिन्न विद्युत उपकरणों में संयोजन, विभिन्न आपदाओं के दौरान व उनके बाद उनसे निपटना, प्रदूषित पानी के पुनः उपयोग हेतु उपचारिता करने की विधियाँ सूझना आदि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है हम देखते हैं इस पाठ में। पादप के जन्म जो पाठ है हमारा, पाठ अध्याय 12 पादप के जनन। तो देखिए, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है, जैसे कि देखिए जनन की विधियाँ। पादप के विभिन्न भागों के बारे में हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। यह पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्ष को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। हम फलों को खाते हैं और बीजों में फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नए पादप को बनाते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। नर जनन या मादा जनन या फिर दोनों ही उनमें जनन अंग हो सकते किसी पुष्प में। देखिए, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इसमें जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। और कायिक प्रवर्धन, जैसे यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। यहाँ बीजों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि क्रियाकलाप, गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्वसंधि से काटिए। पर्वसंधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसकी वृद्धि को देखिए। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है यह चित्र। इस चित्र की सहायता से, और वैसे भी हम हमारे घर में गुलाब की कलम, क्योंकि इसका बीज नहीं लगता है, कलम ही लगती है। चंपा की कलम, बहुत सारे पेड़ होते हैं जैसे कनेर की, सदाफूली की, जसवंत की, यह कि हम कलमों के द्वारा ही इनके दूसरे पौधे का निर्माण करते हैं। फिर देखिए क्रियाकलाप 2, एक ताज़ा आलू लीजिए। आपको इसमें आवर्धक लेंस की सहायता से कलिका या कलिकाएँ दिखाई देती है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, सब्जी में वो निकल आते हैं कोन। शत चिन्हों की आग भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, जिनमें से प्रत्येक में एक आग अवश्य हो, और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उसी स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकालने से हम देखते हैं कि टुकड़ों में आग पर से नया पादप अंकुरित हो गया। वहाँ से नया अंकुरण हो जाता है। ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएँ होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे देती है। ये देखिए, यह पत्ती से ही नया पेड़ यहाँ उगने लगता है, नए पादप। कुछ पौधों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे देती। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया। ये डहेलिया, यह क्या शकरकंद, यह जड़ें है तो उससे भी नया पौधा उग जाता। अब देखिए, हम मुकुलन के बारे में दिया हुआ है।
आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। ईस्ट एक एकल कोशिका जीव है। क्रियाकलाप 3। बेकरी से ईस्ट केक या केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर लेकर उसे ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर जल में घोलकर पात्र को कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे बाद द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर हम नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले को छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धा मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल वृद्धि करता है और जनक कोशिका से वितरण होकर नई ईस्ट कोशिका कहलाते हैं। ये देखिए, यह ईस्ट कोशिका है, विकसित होता यह मुकुल है, नवीन मुकुल और मुकुल श्रृंखला है। खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंगों के अपवंकी गुच्छे फिसल नदार तैरते हुए देखे होंगे। यह शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। यह खंड अथवा टुकड़ों में नए जीवों में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, अब बीजाणु का निर्माण किस तरह से होते हैं। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं में कवक उग जाते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। यह बीजाणुधनी पूंजी। फिर देखिए लैंगिक जनन। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। यहाँ देखिए परागकोश, पंतुत और पुंकेसर, और यहाँ वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और बीजांड। तो देखिए ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंग पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप स्वर में उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से यह था। फिर देखिए परागकण। परागकणों का परागकोश पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प से वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागकण भी कहते हैं। अब देखिए वर्तिकाग्र, परागकण, परागकोश और यह वर्तिकाग्र है। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम परागकण भी कहते हैं। निषेचन। अब देखिए इसमें निषेचन दिया हुआ है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। तो देखिए पराग नलिका अंकुरित होता, परागकण, युग्मनक निर्माण और अंड कोशिका यह है। फल और बीज का विकास देखिए किस तरह से होता है। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फर के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। बीज का प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। जैसे कि और जंतुओं से के इधर से उधर बीजे चले जाते हैं, हवा से भी चले जाते हैं और जल से भी चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ अभ्यास वर्कशीट 1 दी हुई है। पादपों के कायिक अंगों के नाम लिखिए।
अब पादपों के कायिक अंगों के नाम क्या है? पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है, ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम? कायिक अंग कहेंगे। जनन क्यों आवश्यक है? अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए जंतु और पादप के लिए जनन आवश्यक है। अपने वंश को बनाए रखने के लिए जंतुओं में जनन आवश्यक है। पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है? जनन की मुख्य विधियों के नाम लिखिए। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस तरह से 2 प्रकार से जनन होता है। अब देखेंगे बच्चों हम यहाँ अगला प्रश्न नंबर 4। मुकुलन को समझाइए तथा यह किस प्रकार के पादपों में होता है? उदाहरण दीजिए। हमने आपको ऊपर समझाया था मुकुलन क्या होता है और यह किस प्रकार के पादपों में होता है। तो मुकुलन एक कोशिका जीवों में होता है। इसमें एक मुकुल निकलता है जो बाद में अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यह यीस्ट। फिर है प्रश्न 5, शैवाल में खंडन द्वारा जनन किन परिस्थितियों में और किस प्रकार होता है? तो जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। 2 या 2 से अधिक खंडों में बढ़कर स्वतंत्र जीव बन जाते हैं जो शैवालों में और खंडन जनन द्वारा जो परिस्थितियाँ होती है। तो इस तरह से यह परिस्थितियाँ होती है। तो इस तरह से हमने आपको अध्याय 12 के बारे में यहाँ पर समझा और उसमें जो प्रश्न उत्तर थे वर्कशीट 1, अगली वर्कशीट हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको आगे की वर्कशीट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।